टॉपिक है फाइल सिक्योरिंग टेक्निक्स। फाइल्स को कैसे सिक्योर किया जाए। अब सिक्योर करने के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, या तो हाइड कर दो, या तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दो, या तो इनक्रिप्ट कर दो, ठीक है, या फिर ऐसा, हाँ ठीक है, तीन ही है, ठीक है, मेरे हिसाब से अभी मैं तीन बोल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अगर ग्रैप करना हो तो आप रिसर्च करके कर सकते हो कि भाई इसकी सिवा कौन सी है। हाइड करना तो सबको आता है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना, और साथ साथ कैसे इनक्रिप्ट किया जाए वो भी आज हम देखेंगे। ऊपर से ये भी देखेंगे कि भाई फाइल्स हैं तो फाइल्स को सिक्योर करेंगे तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब रीज़न क्या है पता है कि भाई हमको सिक्योर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, हमको पासवर्ड सिक्योर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक बार खुद से एक बार सोचिएगा, क्योंकि आप इंटरनेट पर हो, ठीक है ना, आप जब भी अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जब नेट एक्सेस देता है तो आप पब्लिक नेटवर्क पे एक्सेस हो जाते हो, राइट। तो वहाँ पे इंटरनेट की सिक्योरिटी है वो बहुत कम होती है। तो आपके सिस्टम के अंदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, या फिर आपके सिस्टम पे हैक होना है, या फिर आपका डेटा चोरी होना है, क्रेडेंशियल्स जो हैं आपके आईडी पासवर्ड वो चोरी हो जाना है, वो क्या बोलते हैं लीक हो जाने का डर रहता है। वो अलग अलग वे में होता है, ठीक है ना। उसकी टेक्निक्स जो होती है हम आगे देखते जाएंगे, कैसे कैसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, आपके क्रेडेंशियल्स कैसे हैक हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। मतलब इन शॉर्ट, अनऑथोराइज एक्सेस करने के लिए डेटा को प्रोटेक्ट करना। बाई चांस अगर अनऑथोराइज एक्सेस हो गया, याद रखना, अनऑथोराइज एक्सेस हो गया तो आपका जो फाइल जो है वो ग्रैब नहीं कर सकता, या फिर ग्रैब भी कर दिया तो वो ओपन नहीं कर सकता। तभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड आता है, तभी इंक्रिप्शन आता है। इंक्रिप्शन क्या है कि आपके डेटा को है ना एक ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इनकोडिंग में, कि जिसमें उसको एक पब्लिक की प्राइवेट की आती है, जिसकी मदद से वो अनलॉक होता है। डिकोड भी बोल सकते हैं वो वर्ड को, ठीक है। सी आई ए क्या है, नॉट यूएस की कोई एजेंसी नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी के जो मेन रूल्स हैं उसमें से ये तीन पर्पज इंपॉर्टेंट है। 5 फेजेस ऑफ हैकिंग है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियरिंग ट्रैक्स, ये 5 फेजेस ऑफ हैकिंग होता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई हैक करते हो तो आपको एग्जिट जब तक पता ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। इंफॉर्मेशन गैदर सबसे फर्स्ट पेज होता है, उसके बाद ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो CIA भी ऐसा ही है, डेटा के लिए कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियल मतलब वो ऐसे अगर सेंसिटिव डेटा है तो वो प्रोटेक्ट हमको आईडी देती है और पासवर्ड हमको बनाना होता है। तो कंपनी सर्वर पे जब ये पासवर्ड स्टोर करती है तो वो भी एल्गोरिदम में स्टोर करती है, वो भी नॉन ह्यूमन रीडेबल में, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करती, क्योंकि बाई चांस अगर हैक होता है, सिस्टम पर अटैक्स होते हैं, तो वो सारे क्रेडेंशियल बचे रहें, वो ऐसे हैक्सेस ना हो पाए। इंटीग्रिटी मतलब इन शॉर्ट आपका डेटा जो है वो रियल है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकता। एंड अवेलेबिलिटी मतलब आपका डेटा जो है वो अवेलेबल रहता है जब भी आप एक्सेस करना चाहो तो, ठीक है ना। वहाँ पे भी उस टाइम पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता कि भाई 3 बजे का एक्सेस है तो आप 3 बजे ही ले सकते हो। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रेटेड अवेलेबिलिटी के लिए आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। आप मान लो जीमेल, गूगल या फिर आप कोई भी ईमेल आईडीज पे आप अपना आईडी पासवर्ड बनाते हो, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे बनाते हो, तो हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक ऐसे कंपनीज जो हैं उनके सारे कस्टमर के डेटाज जो हैं, ठीक है ना, वो आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल ऐसे प्रोटेक्टेड ही रखती हैं। वो अलग अलग तरीके से होता है, वो पासवर्ड में नहीं रखती, वो हमेशा इंक्रिप्शन में ही रखती हैं, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन आता है, मतलब 2 वे, मतलब 1 to 1 ही होता है, कि जो भी मैसेजेस हो रहे हैं वो TCP मतलब वही वन वे फॉर्म में ही होते हैं, कोई तीसरा बंदा या फिर तीसरा कोई रिसोर्स आके वो देख नहीं सकता, ठीक है ना। आपका मैसेज जो है वो जाता है इंक्रिप्शन फॉर्म में और रिटर्न भी होता है इंक्रिप्शन फॉर्म में। तो यही होता है सिक्योरिटी पॉलिसी। जैसे मैंने आपको बोला, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सिक्योरिटी पॉलिसी रखती हैं अपने कस्टमर के, अपने एम्प्लॉयज़ के डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारा खर्चा करती हैं सिक्योरिटी रखने के लिए। अगर डेटा ब्रीच हो, सबसे ज़्यादा खर्चा इसी में होता है, ठीक है ना। डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा ही और इन्फॉर्मेशन ही इस दुनिया को चलाती है, तो उसका प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। हैक्टिविस्ट, मान लो कि आप हैक्टिविस्ट हो, आप कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप खुद ही सीखते जाते हो और शेयर करते जाते हो, तो आप भी अपने सिस्टम का प्रोटेक्ट रखते हो। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम पे आप तो हमेशा इंटरनेट पे अवेलेबल ही रहते हो,
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो अपनी एक डोमेन पर्सनल बना देती है जिसमें इर्द गिर्द ही आप नेट एक्सेस कर सकते हो। अगर उनकी परमिशन है तो ही आप उनके कंपनी के वेबसाइट के सिवा आप एक्सेस कर पाओगे, लेकिन तब तक नहीं कर पाओगे, रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको। अगर आप एक्टिविस्ट हो जो खुद से सीखते हो, खुद से शेयर करते हो, ठीक है ना, तो आपकी सिस्टम हमेशा पब्लिकली अवेलेबल ही रहेगी, चाहे आप वीपीएन यूज़ करो कि ना करो, ठीक है ना, वहाँ पे कोई डोमेन नहीं आता। तो आपकी कुकीज़, आपकी हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही है कि आपने कौन कौन सी हिस्ट्री चेक की, और आपकी कुकीज़, आपके सारे डेटा आपके कुकीज़ में स्टोर होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल पीस ऑफ डेटा होते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जब जाती है कंप्यूटर से इंटरनेट पर तो सबसे पहले कुकीज़ से होते हुए ही जाती है। अगर ऑलरेडी वहाँ पर आपके क्रेडेंशियल या फिर कुछ है तो वो रिक्वेस्ट वहाँ से लेके आपको दे देती है तुरंत, विद इन अ मिली सेकंड में ये सब कुछ होता है। सो हिस्ट्री कुकीज़ आपका चोरी ना हो जाए, कोई ऐसा इर्द गिर्द ना घूम का है या फिर एक अटैक ना कर पाए, हैक ना कर पाए, तो वहाँ पे ये सारे प्रोटेक्शन के स्टेप्स होने ज़रूरी हैं। इसको बोलते हैं फाइल सिक्योरिंग टेक्निक्स। अगर मान लो विंडोज़ पर हो या फिर लिनक्स पे भी बात करेंगे, ठीक है ना, अगर विंडोज़ पर हो तो बहुत सारे ऐसे इंक्रिप्शन टूल्स आते हैं, ठीक है ना, कि जो आपके फ़ोल्डर को या फिर आपकी फ़ाइल्स को आप इंक्रिप्शन कर देते हैं। जैसे अभी विंडोज़ अभी 10 चल रहा है, ठीक है ना, तो आप बिट लोकर जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल नहीं है। विंडोज़ के लिए जो प्रोफेशनल एडिशन है उसके लिए बिट लोकर अवेलेबल है, बाकी विंडोज़ 7 और उसके लिए अवेलेबल नहीं होता। अगर मान लो कि आपको विंडोज़ उसके सिवा प्रोफेशनल आप नहीं होम एडिशन यूज़ कर रहे हो, गेस्ट एडिशन यूज़ कर रहे हो, तो बिट लोकर वहाँ पे काम नहीं करता। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, अभी मैंने आपके सामने सिर्फ 3 ही रखे हैं। आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हो कि कैसे कितने कितने टूल्स हैं वो जो इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर, इंक्रिप्शन वर्ड बोल रहा हूँ, प्रोटेक्शन की जगह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका डेटा जो है सिक्योर रह पाए, ठीक है। वेराक्रिप्ट है, एक्सक्रिप्ट है, बिटलॉकर है। बिटलॉकर जो है इन बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट रहता है, ठीक है। वेराक्रिप्ट जो है वो हमारी सिस्टम के अंदर हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। आज हम वेराक्रिप्ट के बारे में देखेंगे कैसे ये सिस्टम को इनक्रिप्ट करता है ताकि आपका डेटा प्रोटेक्ट रहे, और जब भी कभी कोई सिस्टम के ऊपर अटैक हो तो वो वहाँ से एक्सेस कोई ना कर पाए, राइट। हम स्टार्टिंग से वही देखेंगे, उसके पहले हम अपने वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा वर्चुअल मशीन है जहाँ पे मैंने अपना सिस्टम यूज़ किया हुआ है विंडोज़ का, ठीक है। हम हमारा एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करेंगे। आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो भी बहुत इजी है। ये सारे सॉफ्टवेयर है जो इम्पोर्टेंट है, हम एक एक करके देखेंगे जैसे ही टॉपिक्स आते रहते हैं वहाँ पे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फाइल लॉकर के बारे में, जिसमें वेराक्रिप्ट जो है आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, वेराक्रिप्ट है, ठीक है ना, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ हूँ। ये वेराक्रिप्ट ऐसा है कि जो आपकी फाइल्स को है ना सिक्योर कर देता है एज ए इंक्रिप्शन फॉर्म में। इंक्रिप्शन फॉर्म में ये फाइल सिक्योरिंग टेक्निक्स अलग अलग होती है, उसमें से एक टेक्निक है सिक्योर फॉर्म में इंक्रिप्ट करना, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल अगर मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है और वहाँ से मुझे कैसी फ़ाइल, मतलब इन शॉर्ट कितनी मैं फ़ाइल ले सकता हूँ वो इम्पोर्टेंट इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। सबसे पहले फाइल सिक्योरिंग टेक्निक्स में इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है वेराक्रिप्ट में, कि भाई वॉल्यूम को जब आप क्रिएट वॉल्यूम में जब आप जाओगे तो 3 ऑप्शन बताएंगे। क्रिएट एन एनक्रिप्टेड फाइल कंटेनर, encrypt a known system partition drive, encrypt the system partition to entire system drive। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर से मैं अपना जो फाइल है वो सिक्योर कर रहा हूँ। उसमें से सबसे पहले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है क्रिएट एन इनक्रिप्टेड फाइल कंटेनर। हमेशा मोस्ट प्रोबेबली यही रखना, फाइल को अगर आपको इनक्रिप्ट करना है उसके लिए ये है इनक्रिप्ट नॉन सिस्टम पार्टीशन ड्राइव। मतलब नॉन सिस्टम मतलब आपके सिस्टम के अंदर जितने भी ड्राइव्स हैं उसके सिवा वाले जो ड्राइव्स हैं जिसमें सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, यूएसबी है, उसको अगर इनक्रिप्ट करना हो तो उसके लिए ये सिस्टम यूज़ होता है। और ये क्या है, इनक्रिप्ट द सिस्टम पार्टीशन और एंटायर सिस्टम ड्राइव, मतलब आपके सिस्टम को ही जितने भी पार्टीशन एंटायर है वो सारे के सारे पार्टीशन है उसको आप इनक्रिप्ट कर सकते हो। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ फाइल को इनक्रिप्ट करना है, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट वाला चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2 ऑप्शन उसके आप यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड या फिर हिडन। आप जितने भी आपने जो इनक्रिप्ट फाइल की है, आप फाइल करोगे आप वॉल्यूम को, वो हिडन होगी या फिर आप दिखा सकते हो स्टैंडर्ड में। मैं स्टैंडर्ड पे ही जाता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सिलेक्ट फाइल, मुझे एक फ़ाइल सिलेक्ट करनी है, कहाँ से, मान लो कि मैं डेस्कटॉप पर हूँ, ठीक है ना, मुझे मेरी जो फाइल सिलेक्ट करनी है वो डेस्कटॉप पर है।
मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट, ऑलरेडी अगर क्रिएट होगी तो एग्जिस्ट होगी तो वो रिप्लेस हो जाएगी। मुझे सिर्फ यहाँ पे रखना है संदीप, बस दैट्स इट। ठीक है ना, एक पाथ सिलेक्ट हो गया, वॉल्यूम का लोकेशन कि भाई कौन से लोकेशन पर होगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। AES और टेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। कौन से आपको इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पे रखना है आपकी प्रोटेक्शन को, वो ये स्टेज है। मैं AES बाय डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ। ठीक है ना, SHA 512 सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला है एल्गोरिदम, हैश एल्गोरिदम। ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है और ये हैश एल्गोरिदम है। ठीक है ना, SHA शाह 256 और ये वॉलपूल है वो, और SHA 512, SHA 512 इज़ द मोस्ट पावरफुल राइट नाउ। सो मैं उसी बाय डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ। ठीक है ना, अब मुझे जो स्टोर करना है वॉल्यूम की साइज़, मैं जिस फाइल को जिस वॉल्यूम में स्टोर करूँगा वो अलग से क्रिएशन होगा। उस क्रिएशन पे मुझे कैसे ये वॉल्यूम स्टोर करना, फाइल कौन सी साइज़ की होगी उस हिसाब से स्टोर करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, मेरी फाइल अगर मेरा जो वॉल्यूम साइज़ अभी मैं बनाऊंगा, अगर मैं 10 MB का बनाता हूँ, तो मेरी अगर फाइल जो मैं सिक्योर करना चाहता हूँ वो अगर 10 MB से ज़्यादा भी हो गई, एटलीस्ट 10 MB होगी, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो मुझे ऐसा चूज़ करना है कि मेरी जो फाइल है वो वॉल्यूम पे आ जाए। ठीक है ना, तो फॉर एन एग्जांपल ये जो MB वाली फाइल है मैं 100 MB चूज़ करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी जो फाइल जो है सिक्योर वो 100 MB के इर्द गिर्द घूमे। ठीक है, फ्री स्पेस है 18 GB, उसमें से मैंने 100 MB ग्रैब कर ली। ठीक है, अब मैं पासवर्ड जो है मैं अभी रख रहा हूँ, ये फाइल सिक्योरिंग टेक्निक्स का ये पासवर्ड है। यहाँ पे ये स्टेज इंपॉर्टेंट है, आपको अगर पासवर्ड जो है यहाँ पे जो आप रखोगे वो याद रखना है। अगर बैकअप के तरीके से अगर आपको याद रखना हो तो बैकअप पे कहीं लिख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड में या फिर प्राइवेसी में। लेकिन अगर ये पासवर्ड अगर आप भूल चुके हो तो ये फिर जितने भी डेटा आपने इनक्रिप्ट किया है वो सारा का सारा डेटा गायब इन द सेंस कि ओपन नहीं हो पाएगा, करप्ट भी हो सकता है। ठीक है, मैं पासवर्ड सेट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन वाला होता है ना, मोर देन 20 कैरेक्टर ही लिखना पड़ता है। शॉर्ट पासवर्ड आर इजी टू क्रैक यूजिंग ब्रूट फोर्स टेक्निक्स, एटलीस्ट 20 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको एक नई सीख मिलती है कि ब्रूट फोर्स अटैक्स जो भी होते हैं वो 20 कैरेक्टर्स तक होते हैं। 20 कैरेक्टर से ज़्यादा करो तो ब्रूट फोर्स अटैक्स में दिक्कत आती है, मतलब वो लॉन्ग टाइम लेता है। सो मुझे यहाँ पे शॉर्ट पासवर्ड है वही रखना है, मुझे कोई लंबा पासवर्ड नहीं रखना है। वी रिकमेंड चूजिंग पासवर्ड कंजिस्ट ऑफ 20, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं यस करता हूँ, मैं आगे जाता हूँ। अब यहाँ पे जो प्रोसेस जो होगा वो माउस पॉइंटर पे होगा। यहाँ पे रैंडम कलेक्शन फ्रॉम माउस मूवमेंट्स, मैं जितना भी माउस मूवमेंट्स करूँगा उस हिसाब से ये इंक्रिप्शन होता रहेगा, और जितनी स्पीड से ये माउस करूँगा मैं ग्रैब, उतना टच करूँगा कर्सर को ऊपर से नीचे तो उतना स्पीड में जाता जाएगा। जैसे ही ख़त्म होगा मैं फॉर्मेट कर दूंगा तो मेरे लिए एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर मैं सारा इंक्रिप्शन मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, सो ये ख़त्म होने वाला है, फिर हम देखते हैं। जैसे ख़त्म हो गया मैं फॉर्मेट करता हूँ और ये हो गया आपका एक संदीप काका। बाय डिफ़ॉल्ट ये VC के v.vc में ये फाइल जो है वो सेव होती है। ठीक है ना, वेराक्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट .vc में, टेक्स्ट फाइल में नहीं, ना नोटपैड फाइल में, ना PHP फाइल में, ना HTML फाइल में। ये जो फाइल है वो हमेशा संदीप की जो मैंने क्रिएट की वो .vc में क्रिएट होगी। वेराक्रिप्ट वॉल्यूम हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं एग्जिट जाता हूँ। अब मुझे एक वॉल्यूम क्रिएट करना है जिस वॉल्यूम पर मैं सारा डेटा पुट कर सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना, सो मैं अगर कोई भी वॉल्यूम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं फाइल सिलेक्ट करता हूँ जिसका पाथ मैंने अभी डेस्कटॉप पे लिया है ये। ठीक है, अब मुझे वॉल्यूम का नाम रखना है, वॉल्यूम का नाम मैं बाय डिफ़ॉल्ट W रखता हूँ। ठीक है ना, और मैं एक माउंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो रखा था वही पासवर्ड वापस से ग्रैब होगा। ऑटो डिटेक्शन ये है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अब आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपको बताऊँ तो एक लोकल डिस्क W नाम की एक स्पेस खुल गई जहाँ पे 98 MB, 100 MB की जगह 98.9 MB की एक फाइल स्टोरेज इंक्रिप्टेड एक लोकल मतलब डिस्क क्रिएट हो गई जहाँ पे हम पूरा डेटा ग्रैब करके रख सकते हैं, जिसकी मदद से पूरी इंटायर डिस्क जो है वो पूरी इंक्रिप्शन वाली डिस्क हो गई। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई सिस्टम हैक होता है या कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई इश्यू होता है तो यहाँ पे ये सिस्टम पे फाइल पे सिक्योर रहेगी। ठीक है, तो ये था वेरक्रिप्ट का पूरा पाथ। ये सिर्फ फाइल का हमने देखा। अगर आपको सिस्टम के एंटायर डिस्क पे जाना है तो आप सिस्टम के एंटायर डिस्क पे भी जा सकते हो। आप फाइल्स और पेन ड्राइव को अगर एक्सेस करना है, पेन ड्राइव को इनक्रिप्ट करना है तो वो भी आप इस सिस्टम पे जा सकते हो। लेकिन हमको अभी इस वक्त जो भी सीख रहे हैं वो अपनी सिस्टम के अंदर फाइल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके रिगार्डिंग है, राइट। सो
ये टेक्निक जिसकी वजह से आप अपनी फाइल्स को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स पे परमिशंस आती हैं, ठीक है ना, परमिशंस के बेसिस पे ये सब कुछ चेंज होता है। परमिशंस यूज़र, ग्रुप एंड अदर होते हैं, उस हिसाब से वो परमिशन होती है, हम वो भी देखते हैं। हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर काली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम ओपन करते हैं। सो ये काली मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो रही है। मेरी कोई भी फाइल है, फॉर एन एग्जांपल मैं जिस पाथ पर हूँ अवेलेबल फॉर, मैं अगर डेस्कटॉप पे वापस जा जाता हूँ, मैं अगर कोई फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट ही बना देता हूँ, उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखता हूँ, न्यू फाइल ही रखता हूँ। सो ये न्यू फाइल जो है वो यहाँ पे ओपन हो, मतलब क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे परमिशंस जो है वो चेंज करते हैं। मेरा जो है अभी मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ वो होम के IMF रो में है। वहाँ पे अगर मैं लिस्ट निकालता हूँ तो ये सारे फोल्डर आता है और मैंने डेस्कटॉप पे ये ओपन करके रखा है, जिसमें मैं निकाल सकता हूँ कि आप देख सकते हो न्यू फाइल नाम का एक जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको डिटेल्स में निकालूं तो आप देखो न्यू फाइल नाम की जो लाइन है वहाँ पे देख सकते हो आप कि RWRR लिखा हुआ है। एक होता है यूज़र, फिर आता है ग्रुप, फिर आता है अदर। तीनों में परमिशन होती है। रीड राइट एंड एक्स का मतलब है एग्जीक्यूट। रीड राइट का एग्जीक्यूट मतलब यूज़र के पास सिर्फ रीड राइट की परमिशन है, अदर ग्रुप के पास सिर्फ रीड की परमिशन है और अदर के पास सिर्फ रीड की ही परमिशन है। अगर आपको ये परमिशन चेंज करनी है उस हिसाब से तो आप चेंज कर सकते हो कि भाई मुझे यूज़र के पास जो है सिर्फ रीड की ही परमिशन चाहिए, राइट की परमिशन नहीं चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे कमांड पुश करूँगा chmod, और मुझे कौन सी फाइल पे क्या करना है वो लास्ट में आएगा, लेकिन मुझे कौन सा ग्रुप जो है, यूज़र का है, अदर का है, या फिर ग्रुप अलग से जो है, मतलब वो सेल्फ वाला तीन है जो, उसमें से मुझे यूज़र का जो है उसमें से यूज़र का मुझे रीड राइट का जो परमिशन है मुझे राइट का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, रीड की ही परमिशन दूंगा। सो मैं वो न्यू फाइल की जो ओपन करने की परमिशन है वो ही मैं निकाल दे रहा हूँ। तो chmod हाइफन और मैं सिर्फ 4 करता हूँ, ठीक है, और मेरी फाइल का नाम न्यू फाइल और एंटर करता हूँ। अब मैं लिस्ट निकालता हूँ तो आप देख सकते हो न्यू फाइल पे कि यहाँ पे रीड राइट की और एग्जीक्यूट करने की परमिशन जो अदर की थी वो निकल चुकी है, ठीक है ना। सो मैं अगर वापस से संभालूँ, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखता हूँ, न्यू फाइल, और मैं लिस्ट निकालता हूँ, तो आप देख सकते हो न्यू फाइल की सारी परमिशन अब निकल चुकी है, यूज़र की भी, अदर की भी और ग्रुप की भी। सो अब मुझे न्यू फाइल ओपन करनी होगी तो मैं वो फाइल ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसका जो परमिशन का जो चेंज था वो मैंने निकाल दिया सिक्योरिटी पर्पज़ पे, राइट। ये जो न्यू फाइल वाली क्रिएशन है वो ओपन होगी नहीं, चाहे इसके अंदर कोई भी डेटा क्यों ना हो। लेकिन जिसको पता है इसको पता है, जिसको नहीं पता ये इसके लिए हमेशा ये सिक्योरिटी पर्पस पे ही है। और मुझे अब इसको वापस से परमिशन देनी है तो मैं वापस से वही फोल्ड पे जाऊंगा, कमांड पुट करूंगा। यूज़र के कमांड पे मुझे रीड और राइट करना है, अदर के में कुछ नहीं करना है, तो अदर में सिर्फ रीड कर सकता है, और ग्रुप में जो है वो भी रीड करना है। और मैं फाइल का नाम दे देता हूँ क्योंकि मैं उसी पाथ पर हूँ। अब मैं लिस्ट निकालता हूँ तो रीड एंड राइट की परमिशन एक आ गई, जहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे रीड एंड राइट की परमिशन आ गई। सो यूज़र जो है अब इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो ये से पर सिक्योरिटी पर्पस लिनक्स पे फाइल सिक्योर करना हो, ठीक है ना, या फिर कोई फोल्डर सिक्योर करना हो तो आप इसकी रीड राइट की परमिशन को ही आप डिसेबल कर दो, तो आपकी सिक्योरिटी पर्पस पे फाइल जो है वो हमेशा स्टेबल रहेगी। जिसको भी ये टेक्निक्स मालूम होगी वो टेक्निक जो है वो यूज़ कर पाएगा, बाकी इसकी कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये फिर ग्रैब करके इसको हैक कर सके। सो हमारी सिक्योरिटी पर्पस पे जो ये फाइल थी हमने यहाँ तक देखा, हमारा लिनक्स पे देखा हमने और विंडोज़ पे देखा कि हम कैसे इसको ग्रैब कर सकते हैं और कैसे हम फाइल को हम सिक्योर कर सकते हैं।